हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12 का यूनिट नंबर 5 का वीडियो नंबर 15। तो बेटे ये पांचवी यूनिट का वीडियो नंबर 15 है। और बेटे इससे पहले 14 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 5 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। तो आज का हमारा टारगेट देखो क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे थॉमस ग्राहम द्वारा पदार्थों का वर्गीकरण, कि थॉमस ग्राहम ने रासायनिक पदार्थों को कितने भागों में बांटा था, उसके बारे में बेटे बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कोलाइडों की आधुनिक अवधारणा, यानी कि कोलाइड के बारे में जो मॉडर्न कंसेप्ट है, नीचे लिखा हुआ है बेटे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोलाइड। तो कोलाइड विलयन या कोलाइडो के बारे में जो आधुनिक अवधारणा है, उसमें क्या हमें बताया गया है। और बेटे फिर हम बात करेंगे कोलाइडी विलयनों के गुण। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। उसके बाद बेटे हम बात करेंगे कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाएं, कि कोलाइडी विलयन में कौन कौन से फेज होते हैं, कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती हैं। और बेटे लास्ट में हम करेंगे हमारे जो टॉपिक है, इन टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी की किताब में जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे सबसे पहले हम बात करेंगे कि थॉमस ग्राहम ने रासायनिक पदार्थों को कितने भागों में विभाजित किया। तो हमारा हेडिंग क्या है, देखो बेटे हमारा हेडिंग है थॉमस ग्राहम द्वारा पदार्थों का वर्गीकरण। तो बेटे थॉमस ग्राहम ने बताया कि रासायनिक पदार्थ होते हैं दो प्रकार के। ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से। तो मैं लिख रहा बेटे, इनके अनुसार, इनके अनुसार यानी कि थॉमस ग्राहम के अनुसार, थॉमस ग्राहम के अनुसार रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो थॉमस ग्राहम ने बताया कि रासायनिक पदार्थ होते हैं दो प्रकार के। ठीक है। अब वे कौन कौन से थे और किस तरीके से उन्होंने उनका वर्गीकरण किया था, ध्यान से समझेंगे। तो बेटे उन्होंने जो पहले रासायनिक पदार्थ बताए, उनका नाम था, एक तो उन्होंने बताए क्रिस्टलाब। क्या बताए बेटे? क्रिस्टलाब। ध्यान से समझियो। थॉमस ग्राहम ने बताया कि कुछ पदार्थ तो होते हैं क्रिस्टलाब और कुछ पदार्थ होते हैं कोलाइड। तो कोलाइड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किससे करा था बेटे? थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम ने पदार्थों को दो हिस्सों में बांटा था, एक तो क्रिस्टलाब और एक कोलाइड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्रिस्टलाब का क्या मतलब है। मैं इसी बात को स्पष्ट करूंगा बेटे। अब तो हम नंबर 1 पे बात करेंगे क्रिस्टलाब की। हमने लिखा बेटे क्रिस्टलाब, या आप लिख सकते हो क्रिस्टेलॉइड्स। ठीक है। तो चलो क्रिस्टलाब या क्रिस्टेलॉइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। बेटे क्रिस्टलाब पता कैसे पदार्थ थे? उन्होंने कहा था कि जिस पदार्थ का जलीय विलयन चर्म पत्र, या आप इंग्लिश में कह सकते हो पार्चमेंट पेपर के आर पार निकल जाता है, उन पदार्थों को कहा था उन्होंने क्रिस्टलाब। अब ये चर्म पत्र या पार्चमेंट पेपर है क्या? ये तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चर्म पत्र का क्या मतलब है। बेटे चर्म पत्र आप ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझो कि चर्म पत्र एक तरह का फिल्टर पेपर है, एक तरह की छलनी है। और उस छलनी के छिद्र हैं बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे छिद्र हैं। इतने छोटे छिद्र हैं कि जल के अणु तो उनके अंदर से आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है। पर जल से बड़े आकार वाले अणु सरलता से नहीं निकल पाते हैं।
ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हम इसके बारे में करेंगे अभी, पर आप इतना समझो कि चर्म पत्र या पार्चमेंट पेपर एक तरह का फिल्टर है, मीन्स एक तरह की छलनी है या छन्ना कागज है। ठीक है, तो क्रिस्टलाभ क्या था? क्रिस्टलाभ वे पदार्थ थे, मैं लिख दूं यहां, आप समझ में आ जाएगा आपके, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन, यानी कि जिन्हें पानी में घोलने पर, जिनके जलीय विलयन चर्म पत्र, या चर्म पत्र को आप लिख सकते हो पार्चमेंट पेपर, के आर पार, पार्चमेंट पेपर के आर पार सरलता से चले जाते हैं, उन्हें क्रिस्टलाभ, उन्हें क्या कहा गया बेटे? उन्हें क्रिस्टलाभ कहा गया। बेटे उन्हें कहा गया क्रिस्टलाभ जिनके जलीय विलयन पार्चमेंट पेपर या चर्म पत्र के आर पार आसानी से जा सकते थे। जैसे मेरे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं आपको यूं कह दूं कि आप एक काम करो, नमक को पानी में घोल दो, तो नमक को जब आप पानी में घोलते हो तो नमक का जलीय विलयन चर्म पत्र के आर पार सरलता से निकल जाता है। नमक के जलीय विलयन का निकलने से तात्पर्य है कि नमक भी निकलेगा, जो घुला हुआ नमक है वो भी आर पार निकल जाएगा, और जो पानी है मीन्स विलायक है वो भी आर पार निकल जाएगा। जैसे नमक हो गया, जैसे आपका चीनी हो गया, तो चीनी का जलीय विलयन भी तो निकल जाएगा बेटे। जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का जलीय विलयन भी चर्म पत्र के आर पार निकल जाएगा। जैसे यूरिया हो गया, तो ये सारे एग्जाम्पल जो थे, जैसे नमक, चीनी, ग्लूकोज, यूरिया, आप इन्हें पानी में घोल लो ना, और पानी में घोल के आपको मिलेगा विलयन, और उस विलयन को आप छान के देखो चर्म पत्र से, तो ये पूरा विलयन जो है बेटे आर पार निकल जाएगा। किसके आर पार निकल जाएगा? पार्चमेंट पेपर या चर्म पत्र के आर पार सरलता से निकल जाएगा। तो जिनके जलीय विलयन चर्म पत्र के आर पार सरलता से निकल जाते थे या निकल जाते हैं, उन पदार्थों को थॉमस ग्राहम ने क्या कहा था? क्रिस्टलाभ कहा था। क्या कहा था बेटे? क्रिस्टलाभ कहा था। और नंबर 2 पे हम बात करेंगे, उन्होंने दूसरे पदार्थ जो बताए थे, क्या बताए थे? कोलाइड। आप कोलाइड कह दो या कोलोइड कह दो, एक ही बात है यहाँ, ऐसा आप कोलोइड भी कह सकते हो। ठीक है, COLLOIDS, कोलोइड्स। तो चलो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने कोलोइड किसे कहा था। उन्होंने कहा था कि जिन पदार्थों के जलीय विलयन चर्म पत्र के आर पार सरलता से नहीं निकलते हैं, निकल तो जाते हैं पर बहुत जद्दोजहद से निकलते हैं, मुश्किल से निकलते हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं वे पदार्थ, समझ रहे ना बेटे, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन चर्म पत्र के आर पार, चर्म पत्र के आर पार सरलता से, समझ रहे ना बेटे सब, सरलता से नहीं निकल पाते हैं, सरलता से नहीं निकल पाते हैं, कोमा, कोलाइड या कोलोइड कुछ भी लिख सकते हो आप, कोलाइड कहलाते हैं। बताओ समझ में आई क्या बेटे बात? तो उन्हें कहते हैं कोलाइड। जैसे इसके भी उदाहरण उन्होंने दिए। थॉमस ग्राहम ने कहा कि आप एक काम करो ना, आप
गोंद का पानी में घोल तैयार कर लो। तो गोंद हो गया, गोंद को जब आप पानी में घोल दोगे तो वो जो विलयन आपको मिलेगा, उस विलयन को आप पार्चमेंट पेपर या चर्म पत्र से छान के देखो, तो वो इतनी आसानी से नहीं छनेगा। उसमें ऐसा करना पड़ेगा कि आप जब चर्म पत्र अपने पास रखोगे किसी फनल में और ऊपर डालोगे गोंद का जलीय विलयन या गोंद का पानी में घोल जो आपने बनाया है, तो बेटे क्या करना पड़ेगा, उंगली से आपको यूं चलाना पड़ेगा उसे, और उंगली से चला के आप क्या करोगे, उसे जबरदस्ती नीचे उसके आर पार पहुंचाने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि गोंद एक कोलाइड है। गोंद क्या है बेटे, एक कोलाइड है। और गोंद के अलावा उन्होंने और भी एग्जाम्पल दिए, जैसे जिलेटिन है, जिलेटिन भी एक कोलाइड है। जैसे एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन भी क्या है, एक कोलाइड है। तो गोंद, जिलेटिन और एल्ब्यूमिन तीनों पदार्थ लगभग एक जैसे ही होते हैं। और बेटे प्रोटीन, प्रोटीन भी ऐसा ही होता है। और बेटे स्टार्च भी ऐसा ही होता है। बताओ स्टार्च देखा है क्या आपने, आपने स्टार्च देखा है? स्टार्च को हिंदी में कहते हैं मंड। क्या कहते हैं? मंड। और हमारे देश की भाषा में कहते हैं मांड। मांड किसमें से निकलता है? चावलों में से। वैसे मंड बहुत सारी चीजों में है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता ही होगा, पर बेटे स्टार्च कह दो या मंड कह दो या मांड कह दो, बात एक ही है। जब घर पे चावल बनते हैं तो उसका मांड निकलता है ना, उसे पीते हैं ना बच्चे नमक डाल के, बहुत पौष्टिक होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है। बच्चों के लिए तो बेटे वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, बिकॉज इट कंटेन्स ए लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो हमें देता है बहुत ज्यादा एनर्जी। ठीक है बेटे, तो आपको ध्यान रखना है, जैसा गोंद है ऐसा ही जिलेटिन है, ऐसा ही एल्ब्यूमिन है, ऐसा ही प्रोटीन है और ऐसा ही स्टार्च है। तो आप सोच के देखो, चलो आपने जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, प्रोटीन इन्हें वास्तविकता में नहीं देख रखा है, हमने मान लिया, पर बेटे गोंद को तो देख रखा है आपने वास्तविकता में, और बेटे स्टार्च या मांड या मंड को तो देख रखा है आपने वास्तविकता में। तो बताओ गोंद और मांड दोनों लगभग एक जैसे नहीं होते क्या? यदि मैं आपको कह दूं कि मेरे पास एक फिल्टर पेपर है और उस फिल्टर पेपर से चलो हम गोंद को या मांड को छानने की कोशिश कर रहे हैं, तो गोंद को या स्टार्च को जब आप छानोगे तो वो एकदम चला जाएगा आर पार? नहीं जानेगा। आपको ऊपर से उंगली से क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हिलाना पड़ेगा, उसे थोड़ा चलाना पड़ेगा, जब वो उस पार्चमेंट पेपर के आर पार जाएगा या चर्म पत्र के आर पार जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या आपके? तो यहाँ जो है बेटे, थॉमस ग्राहम ने हमें इस बात को समझा दिया था कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाब और कोलाइड। दोनों का मतलब हमने समझ लिया। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये जो शब्द है ना कोलाइड, ये जो कोलाइड शब्द है बेटे, कोलाइड शब्द जो है बेटे ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है कोलाइड। ठीक है, और ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक तो शब्द है कोला, क्या है? कोला। और एक है इडोस। कोलाइड्स को यदि देखें तो कोलाइड्स का जो संधि विच्छेद ग्रीक भाषा में होगा कोला प्लस इडोस। क्या नाम होगा? कोला प्लस इडोस। बेटे यहाँ कोला का मतलब पता क्या होता है? कोला का मतलब कोका कोला नहीं होता है, ध्यान रखियो। ग्रीक भाषा में कोला का मतलब होता है गोंद, और इडोस का मतलब होता है के समान, के समान। ठीक है, यानी गोंद के समान, जो भी पदार्थ गोंद के समान होगा उस पदार्थ को हम कहेंगे कोलाइड। ऐसा कहना था थॉमस ग्राहम का, और बहुत अच्छी बात थी, उन्होंने वास्तविकता में बहुत अच्छी बात हमें बताई। पर आखिरकार हुआ क्या? क्या थॉमस ग्राहम द्वारा बताई गई बातें बिल्कुल सही थी या गलत थी? बेटे सच्चाई तो ये है कि थॉमस ग्राहम ने शुरुआत तो बहुत अच्छी करी थी, पर थॉमस ग्राहम ने हमें जो बातें बताई उनमें वैज्ञानिकों को कुछ समय बाद वास्तविकता नजर नहीं आई, और वैज्ञानिक पहुंचे किसी और निष्कर्ष पे। अब सवाल ये है कि सर किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं वैज्ञानिक, जरा उसके बारे में भी बता दो।
तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे बेटे। तो अब हम बात करेंगे बेटे कोलाइडों की आधुनिक अवधारणा, कोलाइडों की आधुनिक अवधारणा। यानी कि अब वैज्ञानिक कोलाइड का मतलब क्या बता रहे हैं, या आप लिख सकते हो बेटे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोलाइड्स। अब वैज्ञानिक किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? अब वैज्ञानिक बेटे जिस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए भी और दैनिक जीवन में उपयोग के लिए भी। अब वैज्ञानिक पता क्या कहते हैं? अब वैज्ञानिक कहते हैं कि कोलाइड कोई पदार्थ नहीं होता है। जैसे थॉमस ग्राहम ने कहा था कि कुछ पदार्थ तो हैं क्रिस्टलाब और कुछ पदार्थ हैं कोलाइड। यदि थॉमस ग्राहम के सामने किसी पदार्थ को आप लेकर जाते हो और थॉमस ग्राहम से आप पूछते हो कि बताओ सर ये पदार्थ क्रिस्टलाब है या कोलाइड है, तो थॉमस ग्राहम क्या करते थे? थॉमस ग्राहम उस पदार्थ को घोलते थे किसमें? पानी में। और पानी में घोलने के बाद फिर क्या करते थे? फिर चर्म पत्र से छानते थे, और चर्म पत्र से छान के वो देखते थे कि क्या दिए गए पदार्थ का जलीय विलयन चर्म पत्र के आर पार सरलता से निकल जाता है या फिर सरलता से नहीं निकलता, जबरदस्ती निकालना पड़ता है। तो यदि दिए गए पदार्थ का जलीय विलयन चर्म पत्र के आर पार सरलता से निकल जाता था ना बेटे, तो थॉमस ग्राहम कहते थे कि सीधी बात है पदार्थ जो है क्या है? क्रिस्टलाब है। और यदि उसका जलीय विलयन दिए गए पदार्थ का चर्म पत्र के आर पार सरलता से नहीं निकलता था, तो थॉमस ग्राहम कहते थे कि मैंने चुटकियों में बता दिया कि पदार्थ क्या है? कोलाइड है। तो उन्होंने कुछ पदार्थों पे ठप्पा लगा दिया था, उन्होंने लगा दिया था ठप्पा, क्रिस्टलाब है भाई तू कोलाइड है, तू क्रिस्टलाब है, अरे यार तू भी क्रिस्टलाब है, तू कोलाइड है। तो उन्होंने पदार्थों पे ठप्पा ही लगा दिया कि ये पदार्थ तो क्रिस्टलाब है, ये तो कोलाइड है। अब वैज्ञानिक पता क्या कह रहे बेटे? अब वैज्ञानिक कह रहे कि आप कोलाइड या क्रिस्टलाब इस तरीके से किसी पदार्थ पर ठप्पा नहीं लगा सकते हो। यानी कि कोलाइड कोई पदार्थ नहीं होता है। अरे यार ये तो बड़ी अजीब बात होगी कि कोलाइड पदार्थ नहीं होता। यदि कोलाइड कोई पदार्थ नहीं होता है तो कोलाइड आखिरकार बीमारी क्या है, क्या चीज है वो कोलाइड? तो वैज्ञानिक बताते हैं, वैज्ञानिकों ने यूं कहा कि कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है। कोलाइड क्या है? पदार्थ की एक अवस्था। तो हम लिखेंगे बेटे आधुनिक विचारों के अनुसार, आधुनिक विचारों के अनुसार कोलाइड, ध्यान से समझियो बेटे, कोलाइड कोई पदार्थ नहीं होता है, कोलाइड कोई पदार्थ नहीं होता है, अपितु पदार्थ की एक विशेष अवस्था होती है, पदार्थ की एक विशेष अवस्था होती है। ठीक है बेटे, एक तो ये बात ध्यान रखनी। अब जैसे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी बातें बताई, मैं एक बात को आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? उसे मैं लिखने का नहीं हूं बोर्ड पे, आपको अपने दिमाग पे बिठा के रखनी है ये बात जो मैं बताऊंगा। बेटे आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हो। मैंने पूछा आपसे, यहाँ तक हमने पढ़ाई कर ली यहाँ तक, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि नमक बताओ कोलाइड है या क्रिस्टलाब है, तो आप सीधा आंसर दे दोगे कि नमक को जब आप जल में घोलते हो तो उसका जलीय विलयन चर्म पत्र के आर पार, यानी एक छोटा सा फिल्टर है। चर्म पत्र कुछ नहीं होता बेटे, एक फिल्टर होता है, एक छलनी होती है जिसके छिद्र होते हैं बहुत छोटे छोटे। तो नमक का जलीय विलयन या नमक का पानी में बना घोल
चर्म पत्र के आर पार सरलता से निकल जाता है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि नमक एक क्रिस्टलाभ है, ऐसा ही तो कहोगे आप। पर मैं कहूंगा कि नमक को मैं कोलाइड भी बना सकता हूं। आप कहोगे जी कैसे बना सकते हो? तो बेटे आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हो कि यदि नमक को आपने पानी में घोल दिया तो पानी में घोलने पे जो विलयन तैयार होगा वो विलयन तो चर्म पत्र के आर पार सरलता से निकल जाएगा, यानी उस विलयन को आप कहोगे क्रिस्टलाभ। और यदि आप उसी नमक को, उसी का मतलब उस विलयन में से नहीं निकालना है, एक चम्मच तो पानी में घोल दिया और एक चम्मच नमक आप घोल दो बेंजीन में। ध्यान से सुनियो, दिमाग में घुसा लियो बात, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चम्मच नमक यार जरा बेंजीन में घोल के तो देखो। यदि एक चम्मच नमक आपने बेंजीन में घोल दिया ना, तो वहां जो विलयन आपको मिलेगा उस विलयन को जरा चर्म पत्र से छान के तो देखो। यदि उस विलयन को आप चर्म पत्र से छानोगे ना, तो बेटे वो विलयन चर्म पत्र के आर पार सरलता से नहीं निकलेगा। और यदि वो विलयन चर्म पत्र के आर पार सरलता से नहीं निकल रहा है तो आप अपना सिर पकड़ लोगे और कहोगे अरे यार ये तो कोलाइड है। तो बेटे वहां नमक जब पानी में घोला तो चर्म पत्र के आर पार निकल गया सरलता से, और जब नमक को बेंजीन में घोल दिया तो चर्म पत्र के आर पार सरलता से नहीं निकला। तो अब आप यूं बताओ कि नमक को आप क्या कहोगे? आप नमक को क्रिस्टलाभ कहोगे या नमक को आप बेटे कोलाइड कहोगे? तो वैज्ञानिकों का दिमाग हो गया खराब, और वैज्ञानिकों ने कहा कि थॉमस ग्राहम ने जो भी बात बताई थी अच्छी थी, पर उनके बात में एक थोड़ी सी कमी थी कि कोलाइड या क्रिस्टलाभ कोई पदार्थ नहीं होता है, अपितु पदार्थ की एक विशेष अवस्था होती है। वो डिपेंड करता है कि हमने दिए गए पदार्थ को आखिरकार किस चीज में घोल दिया है। क्या जिस विलायक में, जिस द्रव में आपने पदार्थ को घोल दिया है, उसमें घुलने के बाद वो उसके पार्टिकल्स, उसके कण साइज में छोटे हुए हैं या बड़े हुए हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है बेटे, बताओ समझ में आई क्या बात? तो अब वैज्ञानिक पता क्या कह रहे? वैज्ञानिकों ने यह बात तो बता दी कि कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है, अपितु पदार्थ की एक अवस्था है। फिर पता क्या कह रहे? अब यूं कह रहे कि किसी जब किसी पदार्थ को किसी विलायक में, जब किसी पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है, जब किसी पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो ध्यान से समझियो बेटे, तो तीन प्रकार की, ध्यान से समझेंगे, तीन प्रकार की स्थितियां, तीन प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तीन प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। मतलब पता क्या है इस चीज का? इसका मतलब है कि आप किसी एक पदार्थ को ले लो, एक पदार्थ का मतलब ऐरा गहरा नत्थु खैरा कोई भी हो, उस एक पदार्थ को किसी विलायक में घोल दो। विलायक ऐरा गहरा नत्थु खैरा कोई भी हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबको पानी में ही घोलना या सबको बेंजीन में ही घोलना या सबको अल्कोहल में ही घोलना है। आप एक पदार्थ ले लो और एक विलायक ले लो और पदार्थ को घोल दो विलायक के अंदर। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि तीन बातें हो सकती हैं, तीन बात। अब वे तीन बात हैं कौन सी, उसके बारे में बात करेंगे। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, जब किसी पदार्थ को आप विलायक के अंदर घोल दोगे ना, तो विकसित होने वाली या उत्पन्न होने वाली भी तीन स्थितियां या तीन अवस्थाएं क्या हैं? ध्यान से देखो, बोर्ड पे मैंने बनाए हैं तीन छोटे छोटे बीकर। क्या बनाए हैं? तीन छोटे छोटे बीकर बनाए हैं। आप पहले बीकर को देखो, इस पहले बीकर में भी हमने द्रव के अंदर कोई पदार्थ घोल रखा है, इसमें भी घोल रखा है, इसमें भी घोल रखा है। आप पहली स्थिति में देखोगे कि पदार्थ के जो घोला गया पदार्थ है उसके कण बहुत छोटे हैं, यहाँ कुछ बड़े हैं, यहाँ बहुत ही बड़े हैं। तो यदि घुलने वाले
पदार्थ के कणों का आकार, घुलने के बाद की बात कर रहे हैं हम, घुलने से पहले नहीं। आपने जब पदार्थ को विलायक के अंदर या द्रव के अंदर घोल दिया है, उसके बाद, घुलने के बाद कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होगा ना बेटे। क्या होगा? 1 नैनोमीटर से छोटा, तो कोई और स्थिति होगी। और यदि कणों का आकार होगा बड़ा, देखो बड़े का निशान है ना, बड़े की तरफ होते हैं 2 लड्डू और छोटे की तरफ होता है 1 लड्डू। तो यदि आकार बड़ा है 1000 नैनोमीटर से, तो कोई और स्थिति डेवलप हुई, कोई और अवस्था विकसित हुई। अब वैज्ञानिकों का कहना पता क्या है? उनका कहना है कि यदि आपने जब किस पदार्थ को विलायक के अंदर घोल दिया है, तो घुलने के बाद उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, तो ऐसे घोल को या ऐसे मिश्रण को या ऐसे विलयन को हम कहते हैं वास्तविक विलयन। क्या कहते हैं बेटे? वास्तविक विलयन, या आप कह सकते हो ट्रू सॉल्यूशन। ये बनते हैं वास्तविक विलयन। और यदि घोले गए पदार्थ के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, तो इस प्रकार बनने वाले मिश्रण को हम कहते हैं निलंबन या सस्पेंशन। ठीक है, वो निलंबन है। ये क्या है? आकार 1 नैनोमीटर से छोटा है, इनका आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा है। और यदि बेटे घुलने वाले पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, यानी इन दोनों के बीच में होता है, तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटे? बताओ। कोलाइडी विलयन। क्या कहते हैं बेटे? कोलाइडी विलयन। तो ये है कोलाइडी विलयन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बात तो हमारी समझ में आ गई सर, आपने बताया कि जिस पदार्थ को आपने घोल दिया है, घुलने के बाद उसके कणों का आकार हमें देखना है कि किसका आकार 1 नैनोमीटर से छोटा है, उसे तो आप कहोगे वास्तविक विलयन। किसका आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, उसे कहोगे आप निलंबन। और बेटे किसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, उसे आप कहोगे कोलाइडी विलयन। पर जिस पदार्थ में हमने घोल रखा है, जिस विलायक में घोल रखा है, उसके कणों का भी कुछ रोल है या नहीं है? मैं कहूंगा बेटे बिल्कुल है, पर ध्यान से समझेंगे। मान लो आपने इन तीनों पदार्थों को एक ही विलायक में घोल रखा है, तो विलायक आप जो भी लेते हो, विलायक के कणों का आकार यानी द्रव के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा ही होता है। मतलब यदि कोई आपसे पूछ ले कि इसमें द्रव के कणों का आकार कितना होगा, भाई 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। इसमें द्रव के कणों का आकार कितना होगा? 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। इसमें द्रव के कणों का आकार कितना होगा? 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। तो द्रव या विलायक के कणों का आकार तो 1 नैनोमीटर से छोटा ही होता है। खेल तो उस चीज के ऊपर खेल रहे हम जिसे हमने घोल रखा है उस द्रव में, यानी विलेय या घोला गया पदार्थ। बताओ ये बात समझ में आई क्या आपके? तो सबसे पहली बात उन्होंने बताई कि 3 स्थितियों में जो पहली स्थिति होती है उसे कहते हैं वास्तविक विलयन। क्या कहते हैं बेटे? वास्तविक विलयन, या वास्तविक विलयन को आप कह सकते हो ट्रू सॉल्यूशन। क्या कह सकते हो बेटे? ट्रू सॉल्यूशन। तो वास्तविक विलयन क्या है? जब किसी पदार्थ को विलायक में, विलायक कह दो या विलायक नहीं कहते तो आप द्रव कह दो, ये लिख दिया मैंने द्रव। जब किसी पदार्थ को विलायक या द्रव में घोलने पर उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से, 1 नैनोमीटर को आप 10 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हो, 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है, तो
ऐसा विलयन, विलयन कह दो या मिश्रण कह दो, एक ही बात है। तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है बेटे? वास्तविक विलयन। ऐसा विलयन वास्तविक विलयन कहलाता है। तो ये है बेटे वास्तविक विलयन, या आप कह सकते हो ट्रू सॉल्यूशन। आप वास्तविक विलयन कह दो या ट्रू सॉल्यूशन कह दो। जैसे इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल पता क्या है? ये है NaCl, नमक। आप नमक को पानी में घोल दो तो वास्तविक विलयन बनेगा। कणों का आकार पानी का तो है ही 1 नैनोमीटर से छोटा, पर नमक भी घुलने के बाद इसका साइज भी 1 नैनोमीटर से छोटा हो जाएगा। आप बेटे ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज को पानी में घोल दो, ये भी क्या बनेगा? वास्तविक विलयन बनेगा। और बेटे आप यूरिया NH2CO, NH2 ज्यादा जगह में आएगा, मैं लिख दूं यूरिया। आप यूरिया को पानी में घोल दो तो ये भी क्या बनेगा? वास्तविक विलयन बनेगा। ठीक है बेटे। तो चलो एक अच्छी सी बात बता दो तुम्हें, मैं एक बात बता रहा, वास्तविक विलयन के गुण देख लें जरा, 2-3। ठीक है बेटे, क्या हेडिंग लिखी बताओ हमने? वास्तविक विलयन के गुण, या आप इसे बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। तो बेटे वास्तविक विलयन के गुण में आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि वास्तविक विलयन बेटे समांगी होते हैं। ये लिख दिया, समांगी होते हैं। अब समांगी का मतलब ये है कि वास्तविक विलयन में कम से कम 2 कंपोनेंट तो होंगे ही, 2 घटक तो होंगे ही, एक विलेय और एक विलायक। जिसमें आपने घोल रखा है वो विलायक है और जिसे घोल रखा है वो विलेय है। तो विलेय के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का साइज और विलायक के पार्टिकल्स का साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, लगभग बराबर होता है। और जो विलेय के पार्टिकल्स हैं ना बेटे, जो आपने पदार्थ घोल दिया है द्रव के अंदर, उसके पार्टिकल्स जो है पूरे लिक्विड में, पूरे द्रव में, पूरे विलायक में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बेटे, यानी उनका वितरण होता है एक समान। ऐसा नहीं होता कि कहीं को तो बहुत ज्यादा भीड़ लगा रखी और कहीं को बिल्कुल जो है सन्नाटा ही पड़ा, तो उसे तो मैं समांगी मिश्रण कह ही नहीं सकता या समांगी विलयन कह ही नहीं सकता हूं। समांगी के 2 बात हैं, समांगी को समझना है तो 2 बातें आपको समझनी पड़ेंगी। नंबर 1, पहली बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि जो विलेय और विलायक हैं दोनों के कणों का आकार लगभग बराबर होना चाहिए, यह तो पहली शर्त है। और समांगी के लिए दूसरी शर्त है कि जिस पदार्थ को आपने घोल दिया है उसके कणों का पूरे विलयन में एक समान वितरण होना चाहिए। यूनिफॉर्म क्या होना चाहिए बेटे? डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। नंबर 2, दूसरा इसका गुण है कि ये होते हैं स्थायी, स्थायी होते हैं। बेटे वास्तविक विलयन कैसे होते हैं? वास्तविक विलयन होते हैं स्थायी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ स्थायी का क्या मतलब है? बेटे स्थायी का मतलब पता क्या है? स्थायी का मतलब है जैसे मैंने पानी में घोल दिया है नमक, तो पानी में नमक को जब आपने घोल दिया है और घोलने के बाद उसे रख दिया है, आप उसे 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, 10 दिन रखो, 1 महीने रखो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि नमक के पार्टिकल्स बर्तन की तली में बैठ जाएं। यानी कि जो पदार्थ आपने घोल दिया है वो पदार्थ विलायक या द्रव के अंदर एक बार आपने घोल दिया है तो वो उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर में, उसी यूनिफॉर्म व्यवस्था में, उसी एक समान वितरण में उसमें घुला रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने अभी 1 घंटे पहले 1 गिलास पानी में आधा चम्मच नमक घोल दिया था और आपने रखा उसे, और रखने के बाद आप चेक कर रहे यार नमक तो सारा नीचे बैठ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बेटे, इस बात की गारंटी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों नहीं होगा, इसका रीजन क्या है? कि यदि आपने किसी
द्रव के अंदर किसी पदार्थ को घोल दिया और उस पदार्थ ने द्रव के अंदर घुल के बनाया है वास्तविक विलयन। और वास्तविक विलयन में जो पार्टिकल्स हैं वे पार्टिकल्स बर्तन की तली में क्यों नहीं बैठते हैं? इसका क्या रीजन है सर, इसके बारे में समझाओ। बेटे इसके दो फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे। बेटे सबसे पहला फैक्टर पता क्या है? सबसे पहला फैक्टर यह है कि जो द्रव के कण हैं और जो विलेय पदार्थ जो आपने घोल दिया है उसके कण हैं, वे लगातार ब्राउनी गति करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, अनियमित गति करते हैं। और अनियमित गति करने के कारण लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं। और जब वे लगातार एक दूसरे से टकराएंगे तो कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं होगा जिस पे कोई टक्कर नहीं मारेगा। और जब हर एक पार्टिकल पे टक्करें लग रही हैं तो यदि कोई पार्टिकल अपनी एनर्जी जीरो करने की कोशिश कर रहा है या सोने की कोशिश कर रहा है तो वो सोने के लिए तैयार हुआ और पड़ोस के एक पार्टिकल ने उसके ऊपर मारी एक जोरदार टक्कर कि भाई चैन से सोना है तो जाग जाओ, सोने की जरूरत नहीं है, अपनी एनर्जी को जीरो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोई भी पार्टिकल अपनी एनर्जी को जीरो कर ही नहीं सकता है। और जब भी कोई पार्टिकल अपनी एनर्जी को जीरो नहीं कर सकता है तो कहां से वो नीचे बैठेगा तली में, जब उसकी एनर्जी जीरो होने की ही नहीं है। तो पहला फैक्टर तो है ब्राउनियन मोशन या जिगजैग मोशन या अनियमित गति और लगातार उनके बीच होने वाली टक्करें। बताओ पहला फैक्टर क्लियर हुआ क्या? और अब हम बात कर रहे दूसरे फैक्टर की। ठीक है, दूसरा फैक्टर पता क्या है बेटे? दूसरा फैक्टर है कि जिस पदार्थ को आपने घोल रखा है ना उस पदार्थ के कणों का आकार है बहुत छोटा, कणों का द्रव्यमान है बहुत कम, 1 नैनोमीटर से कम है ना, तो उनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता ही नहीं है। यदि उनके ऊपर यदि उनका साइज कुछ बड़ा होता ना, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता, तो उनके ऊपर लगता गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें घुले हुए पदार्थ के कणों को यूं कहता है यार नीचे को आ जाओ ना मेरे पास, यानी कि धरती उन्हें अपनी तरफ खींचती। पर उनका साइज तो बेटे बहुत छोटा है, और जब उनका साइज छोटा है तो उन पर गुरुत्वाकर्षण बल तो लगता ही नहीं है, तो वे क्यों बैठेंगे? इसलिए होते हैं ये स्थायी या स्टेबल। ठीक है बेटे। तीसरा पॉइंट है बेटे वास्तविक विलयन के कणों को, वास्तविक विलयन के कणों को शक्तिशाली यानी पावरफुल सूक्ष्मदर्शी, शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। मतलब यदि आप इन्हें शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखने की कोशिश करोगे तो भी नहीं देख सकते हो, क्योंकि साइज बहुत छोटा है ना, 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। कि मैं ढूंढ लूं सूक्ष्मदर्शी लगा के कि कहाँ पार्टिकल्स घूम रहे और कैसे घूम रहे। और नंबर 4 बेटे चौथी बात, आप देख नहीं सकते हो पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज करके भी कि नमक के पार्टिकल्स आखिरकार कैसा व्यवहार कर रहे हैं। नंबर 4 चौथी बात है बेटे कि वास्तविक विलयन होते हैं पारदर्शी। तो मैंने लिखा पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी इसलिए होते हैं क्योंकि इनके कणों का आकार बहुत छोटा है और प्रकाश की किरणों के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है बेटे, तो ये हो गए हमारे पास किसके गुण? वास्तविक विलयन के गुण। अब हम बात करेंगे नंबर 2 की। पहले तो बताया उन्होंने वास्तविक विलयन, ये चित्र बना हुआ है, और दूसरे उन्होंने बताए निलंबन। मैं नंबर 2 पे लिख रहा बेटे, नंबर 2 निलंबन। निलंबन या निलंबन को आप कह सकते हो सस्पेंशन। ठीक है बेटे, निलंबन कह दो या सस्पेंशन कह दो, एक ही बात है। निलंबन या सस्पेंशन का मतलब तो आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या है।
पता चल गया कणों का आकार कितना है, बड़ा है 1000 नैनोमीटर से। ठीक है, जब किसी पदार्थ को द्रव में घोलने पर उसके कणों का आकार क्या लिखूंगा बेटे, 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, तो बनने वाला विलयन या मिश्रण कह दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बनने वाला मिश्रण निलंबन कहलाता है, तो ये होता है बेटे निलंबन, या आप इसे कह सकते हो सस्पेंशन। जैसे आप इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं, आप एक प्रैक्टिकल घर पे करके देखना, रेत लेना और रेत को घोल देना पानी में। यदि रेत को आप पानी में घोल दोगे ना, तो जब तक आप चम्मच से उसे हिलाते रहोगे जब तक तो वो घुला रहेगा, और जब आप चम्मच से उसे हिलाना बंद कर दोगे ना, तो और कुछ समय के लिए उस बर्तन को रख दोगे, तो वो रेत जो घुला हुआ है नीचे बैठ जाएगा। बताओ बैठेगा या नहीं। और जब किसी पदार्थ के कणों का विलयन से अलग होकर तली में बैठ जाता है कोई पदार्थ, तो तली में बैठने को ही कहते हैं निलंबित हो जाना या सस्पेंडेड हो जाना। इसे कहते हैं निलंबन या सस्पेंशन, क्योंकि रेत कुछ समय बाद बर्तन की तली में बैठ जाएगा। आप फिर कहोगे कि यार ये तो घुला ही नहीं है। ठीक है, तो रेत को पानी में घोल दो, और यदि रेत नहीं मिल रहा, खनन पे रोक लग रही, तो मिट्टी ले लो, मिट्टी को पानी में घोल दो। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं कि आप रेत को पानी में घोल के तो देखो, या फिर मिट्टी को पानी में घोल के तो देखो। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगली बात करेंगे बेटे, इसके गुण पढ़ेंगे निलंबन के। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे अब बात करेंगे हम निलंबन में कौन कौन से गुण होते हैं, ध्यान से समझेंगे। एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखेंगे कि आपने पानी में घोल रखा है, किसे, रेत को घोल रखा है। तो बेटे सबसे पहला गुण पता क्या है? सबसे पहला गुण ये है कि ये जो निलंबन होते हैं ना बेटे, ये होते हैं विषमांगी। क्या होते हैं? विषमांगी होते हैं। तो विषमांगी का मतलब तो आप समझते हो, विषमांगी का मतलब है, दो बातें हैं कि विलेय तथा विलायक के कणों का आकार अलग अलग हो। पानी में आपने रेत को घोल रखा, तो पानी के कणों का आकार तो 1 नैनोमीटर है, और रेत के कणों का आकार कितना है? 1000 नैनोमीटर से बड़ा। तो विषमांगी तो होगा ही। और विषमांगी का दूसरा मतलब है कि जिस पदार्थ को आपने पानी में घोल रखा है, क्या उस पदार्थ के कणों का पूरे घोल में एक समान वितरण है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है? आप कहोगे नहीं सर, वो तो नीचे बैठ जाएगा थोड़ी देर में। तो नीचे तो में बहुत ज्यादा होंगे रेत के कण, और ऊपर होंगे बहुत कम। तो कहाँ मैं कह दूंगा उसे समांगी? तो बेटे मैं कह ही नहीं सकता हूँ, उसे मैं क्या कहूंगा बेटे? विषमांगी होते हैं। तो ये होते हैं विषमांगी प्रकृति के। ठीक है। नंबर 2, पदार्थ के कण द्रव में, द्रव कह दो या विलायक कह दो, द्रव में पूर्णतया घुलनशील नहीं होते हैं। यह बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि रेत कोई पानी में घुल जाएगा क्या अच्छी तरीके से? अच्छे तरीके से घुल ही नहीं सकता है, चाहे आप घोलने की कोशिश कर लियो। ठीक है। नंबर 3, इनके जो कण है ना बेटे, रेत के कणों को नग्न
आंखों या नेत्रों लिख दो, एक ही बात है, नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो जो निलंबन के कण होते हैं ना बेटे, जिस पदार्थ को आपने घोल रखा है उसकी बात कर रहा मैं। निलंबन में पानी के कण भी होंगे, उन्हें तो आप देख नहीं सकते, पर रेत के कणों को तो आप देख सकते हो। किसी सूक्ष्मदर्शी की भी जरूरत नहीं है। आप कांच के गिलास में पानी लो और उसमें रेत घोल दो और फिर देखो, आप देख लोगे, बिल्कुल आराम से देख लोगे। नंबर 4, चौथी बात, ये अस्थाई होते हैं। कैसे होते हैं बेटे? अस्थाई होते हैं। क्योंकि, अब क्योंकि के बाद तो मैं बहुत सारी बातें लिख सकता हूं, पर एक बात समझ लो आप, आपको पता है कि आपने पानी में रेत घोल दिया तो रेत के पार्टिकल्स उतनी अच्छी ब्राउनी गति नहीं कर सकते हैं जितनी नमक के पार्टिकल्स करते हैं। और जब ब्राउनी गति नहीं करेंगे उतनी अच्छी, तो टक्करें अच्छी नहीं होंगी, और टक्करें अच्छी नहीं होंगी तो एनर्जी ट्रांसफर अच्छा नहीं होगा, और एनर्जी ट्रांसफर अच्छा नहीं होगा तो सोते हुए कण को कोई नहीं जगाएगा, और वो सोता हुआ कण बर्तन की तली में ही बैठकर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा फैक्टर, जब निलंबन के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो उन पर काम करता है गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब बेटे उन पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा तो वे तो धरती के केंद्र की तरफ खींचेंगे ही, और जब वे धरती के केंद्र की तरफ आकर्षित होंगे तो वे तो बेटे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? बर्तन की तली में बैठ जाएंगे, जिसे हम कहते हैं निलंबित हो जाना। तो ये अस्थाई होते हैं क्योंकि निलंबित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटे? निलंबित, सस्पेंडेड, निलंबित हो जाते हैं। तो ये बेटे निलंबित हो जाते हैं। भाई स्थाई का मतलब तो ये है कि पदार्थ विलायक में एक बार घोल दिया ना तो उसे घुले ही रहना चाहिए, तो मैं कहूंगा स्थाई है। पर यदि वो नहीं घुला है और वो थोड़ी देर के लिए तो घुला हुआ है फिर बैठ गया है नीचे, तो बेटे कौन कह देगा उसे स्थाई है? वो तो सब उसे अस्थाई कहेंगे। और एक बात और बताऊं बहुत बढ़िया, ये होते हैं अपारदर्शी। जो निलंबन, जो आप पानी में रेत घोल दोगे तो बेटे वो जो विलयन मिलेगा पानी में, चाहे रेत घोल दो या मिट्टी घोल दो, वो होगा अपारदर्शी। तो अपारदर्शी को आप धूसर भी कह सकते हो। आप चाहे अपारदर्शी कहो और चाहे आप कहो धूसर। बताओ उसके आर पार देख लोगे क्या आप? नहीं देख सकते उसके आर पार, वो तो बिल्कुल धुंधला हो जाएगा, धूसर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर वैज्ञानिक आए नंबर 3 पे। नंबर 1 पे क्या पढ़ा था हमने? वास्तविक विलयन। और नंबर 2 पे क्या पढ़ा हमने? बताओ, निलंबन। क्या पढ़ा बेटे? निलंबन। तो नंबर 3 पे हम बात करेंगे बेटे कोलाइडी विलयन की। मैं लिख रहा हूं बेटे कोलाइडी विलयन। ये है हमारा आज का असली खेल, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटे, कोलाइडी विलयन, या आप बोल सकते हो कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, कोलाइडी विलयन या कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडी विलयन है क्या, या कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या मतलब है? ये बात आपको पता है पहले से ही, आप समझ गए हो, पता है ना सबको? मैं लिख रहा, बस देखो जरा आपकी समझ में आ रहा क्या। जब किसी पदार्थ को द्रव में घोलने पर या घोलने के बाद उसके कणों का आकार, बताओ कितना लिखूंगा? उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, तो
ऐसा विलयन, विलयन कह दो या मिश्रण कह दो, ऐसा विलयन कोलाइडी विलयन कहलाता है। तो इसे कहते हैं कोलाइडी विलयन। अच्छा, एक बात और बताऊं बहुत बढ़िया आपको, तथा घुले हुए कणों को, घुले हुए कणों को कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड या कोलॉइड। मतलब एक बात ध्यान रखनी है आपको, यदि आपको गोंद, आपने गोंद लिया, उसे पानी में घोल दिया, तो बेटे गोंद घुलने से पहले मैं उसे कुछ नहीं कह सकता हूं, पर घुलने के बाद गोंद के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें मैं कह सकता हूं कोलाइड। क्या कह सकता हूं बेटे? कोलाइड कह सकता हूं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल है कि आप गोंद को पानी में घोल दो, जिलेटिन लो, जिलेटिन को पानी में घोल दो, ठीक है, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, स्टार्च, स्टार्च को पानी में घोल दो, या प्रोटीन को पानी में घोल दो। ये जो पदार्थ हैं, इन सारे पदार्थों में से किसी को भी यदि आप पानी में घोल दोगे, मैं लिख दूं इसके आगे, कभी आप कंफ्यूजन हो जाओ, आदि का जलीय विलयन, तो इनमें से किसी का भी यदि आपने जलीय विलयन तैयार किया है तो वो जलीय विलयन क्या होगा? कोलाइडी विलयन होगा। क्यों होगा बेटे वो कोलाइडी विलयन? बताओ। क्योंकि उसके कणों का आकार होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। ठीक है बेटे, बताओ समझ में आई क्या बात? चलो अब एक बात और बताऊंगा आपको, एक चीज हम पढ़ेंगे, कोलाइडी विलयनों के गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो बेटे ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। एक तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है बहुत, ये कोलाइडी विलयन पता होना चाहिए सबको, और कोलाइडी विलयन के गुण भी पता होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कोलाइडी विलयन के गुण में नंबर 1 में लिख रहा, ये विषमांगी होते हैं। कैसे होते हैं बेटे? विषमांगी होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्यों होते हैं विषमांगी? अरे भाई विषमांगी इसलिए होते हैं क्योंकि पानी में आपने गोंद घोल दिया, तो पानी के कणों का आकार तो 1 नैनोमीटर से छोटा है, और गोंद के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, यानी 1 नैनोमीटर से तो बड़ा ही है। और यदि विलय और विलायक दोनों के कणों का आकार अलग अलग है तो उसे तो बेटे विषमांगी कहना ही पड़ेगा। बताओ कहना पड़ेगा या नहीं? ठीक है। नंबर 2, दूसरी बात कर रहे हैं बेटे, इनमें, इनमें माने किनमें? कोलाइडी विलयनों में, इनमें 2 प्रावस्थाएं होती हैं, इनमें 2 प्रावस्थाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं आज ही हम पढ़ेंगे। एक तो होती है परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। इन दोनों के बारे में बेटे आज ही पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। अभी तो आप लिख लो कि जो कोलाइडी विलयन है उसमें होती है 2 प्रावस्थाएं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। नंबर 3, इनके कणों को, इनके कणों को अति सूक्ष्मदर्शी से, अति सूक्ष्मदर्शी का मतलब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, थोड़ा ज्यादा पावर वाला माइक्रोस्कोप, अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। तो यदि किसी कोलाइडी विलयन में जो कण हैं उन्हें आप देखना चाह रहे हो तो आप यूज कर सकते हो अति सूक्ष्मदर्शी या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है। नंबर 4,
इनकी चर्म पत्र से विसरण की दर, विसरण माने आर पार जाने का है यहाँ, मतलब विसरण की दर बहुत कम होती है। ये बात तो वहां थॉमस ग्राहम ने ही समझा दी थी हमें, बताओ समझाई थी या नहीं, कि जो कोलाइड होते हैं वे चर्म पत्र के आर पार बहुत धीरे धीरे जाते हैं या मुश्किल से निकल पाते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात ये देखियो, समझ में आ रहा क्या तुम्हारे, इनके कणों पर, इनके कणों पर, किसके कणों पर बेटे, जो हमारे कोलाइडी कण हैं, ठीक है, इनके कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अपने दिमाग में इस बात को घुसा लो कि जिस तरह वास्तविक विलयन के कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है, इसी तरीके से कोलाइडी विलयन के कणों पर भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है। इस बात को घुसा लो, इसका मतलब ये भी स्थायी होंगे। कैसे होंगे बेटे, स्थायी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगली बात करेंगे फिर। स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। नंबर 6 में देखो क्या लिख रहा मैं, कोलाइडी कण, कोलाइडी कण रखने पर, मतलब आपने पानी में गोंद को घोल दिया, कम मात्रा में घोलना है, कभी बहुत ज्यादा घोल दो आप। पानी में क्या घोल दिया, गोंद, और उसे रख दिया, तो कोलाइडी कण रखने पर स्थिर नहीं होते हैं, यानी कि वे गति करना बंद नहीं कर देंगे। ऐसा नहीं होने का कि वे गति करना बंद कर दें और बर्तन की तली में बैठ जाएं। तो मैं लिख सकता हूं, इसलिए जब वे स्थिर नहीं हो रहे, इसलिए इनको, इनको माने किनको, कोलाइडी कणों को निस्यंदन, निस्यंदन अभी बताऊंगा, पहले समझ लो जरा, लिख लो पहले, निस्यंदन, या निस्यंदन को आप कह सकते हो डीकैंटेशन, डीकैंटेशन, निस्यंदन या डीकैंटेशन द्वारा, अलग अलग लिख दो या पृथक लिख दो, एक ही बात है, अलग नहीं किया जा सकता है। बेटे निस्यंदन या डीकैंटेशन का मतलब पता क्या है, मैं बता रहा क्या है। मान लो आपके पास जो है रेतीला पानी है, या ऐसा पानी है जिसमें मिट्टी है, और आपको उस पानी से मिट्टी या रेत को अलग करना है, तो आप क्या करोगे। आप 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ते थे कि आप नदी के पानी को या नहर के पानी को एक बड़े बर्तन में भरो और रख दो, और कुछ घंटे तक रखा रहने दो। जब पानी कुछ घंटे तक रखा रहेगा तो उसमें घुले हुए मिट्टी के कण या रेत के कण बर्तन की तली में धीरे धीरे बैठ जाएंगे और पानी हो जाएगा साफ या शुद्ध। बताओ समझ में आई क्या बात। तो रेत के कण या मिट्टी के कण नीचे बैठ सकते हैं क्योंकि वो बनेगा निलंबन या सस्पेंशन, पर यहाँ तो बेटे कोलाइडी विलयन है, इसके कण तो नहीं नीचे बैठने के, और जब इसके कण बेटे नीचे नहीं बैठने के तो हम इसे डीकैंटेशन या निस्यंदन विधि द्वारा शुद्ध नहीं कर सकते हैं या पृथक नहीं कर सकते हैं कोलाइडी कणों को। ठीक है बेटे। नंबर 7, नंबर 7 पे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा, ध्यान से देखिए जरा इसे, इसके बारे में भी बड़ा क्वेश्चन आता है, टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले देख लो। कोलाइडी कण, कोलाइडी कण आवेशित हो सकते हैं, कोलाइडी कण आवेशित हो सकते हैं, मतलब यदि आपने कोई कोलाइडी विलयन बनाया है तो ऐसा हो सकता है कि कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण हैं वे सारे धनावेशित हो या फिर वे सारे ऋणावेशित हो। तो ऐसा हो सकता है कि कोलाइडी कणों पर क्या हो, आवेश हो।
ठीक है बेटे। नंबर 8, कोलाइडी कण फिल्टर पेपर, इसे कहते हैं छन्ना कागज। आप फिल्टर पेपर कह दो या छन्ना कागज। इसके छिद्र थोड़े मोटे होते हैं, बड़े होते हैं इसके छिद्र। चर्म पत्र के छिद्र होते हैं छोटे साइज में। तो हमने लिखा कोलाइडी कण फिल्टर पेपर के आर पार सरलता से निकल जाते हैं। ठीक है बेटे, बस ये बात ध्यान रखनी है कि मैंने यहाँ बिल्कुल भी चर्म पत्र या पार्चमेंट पेपर नहीं लिखा है। उसके आर पार सरलता से नहीं निकल सकते हैं कोलाइडी कण। कभी आप यूं सोचोगे यहाँ चर्म पत्र या पार्चमेंट पेपर लिखना है। ठीक है, एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको। कोलाइडी कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण, ध्यान से समझिए जरा, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये अच्छे क्या होते हैं बताओ? अच्छे अधिशोषक होते हैं। अधिशोषक पता है ना बेटे आपको? अधिशोषक होते हैं। जो बच्चा शुरू से चैप्टर को पढ़ रहा है और अपने नोट्स मेंटेन कर रहा है, उसे बिल्कुल पता होगा कि अधिशोषक का क्या मतलब है। ठीक है बेटे, तो ये हमने पढ़े 9 गुण। किसके गुण पढ़े बेटे? कोलाइडी विलियनों के। चलो अगली बात कर रहे हैं हम। अब हम पढ़ेंगे बेटे कोलाइडी विलियन की प्रावस्थाएं। मैं लिख रहा बेटे कोलाइडी विलियन की प्रावस्थाएं कि कोलाइडी विलियन में कौन कौन सी प्रावस्थाएं हैं या कौन कौन से फेज हैं। या आपको प्रावस्थाएं या फेज नाम से डर लग रहा तो आप समझो कि कोलाइडी विलियन में कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो कोलाइडी विलियन में 2 ही तो घटक होंगे बेटे, 2 ही तो प्रावस्थाएं होंगी। जैसे मैं कह दूं कि मैंने गोंद को घोल रखा है पानी में, तो गोंद कम मात्रा में है और पानी ज्यादा मात्रा में है। जो कम मात्रा में होता है उसे कहते हैं परीक्षिप्त प्रावस्था। तो मैं पहले यहां लिख दूं कि 2 प्रावस्थाएं होती हैं। 2 प्रावस्थाएं होती हैं, 2 फेज या 2 कंपोनेंट या 2 घटक होते हैं। नंबर 1 को तो कहते हैं बेटे परीक्षिप्त प्रावस्था। क्या कहते हैं बेटे? परीक्षिप्त प्रावस्था, या आप कह सकते हो डिस्पर्स्ड फेज। तो परीक्षिप्त प्रावस्था कह दो या डिस्पर्स्ड फेज कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं किसी कोलाइडी विलियन में जो घटक, किसी कोलाइडी विलियन में जो घटक कम मात्रा में, जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसे परीक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। वो है बेटे परीक्षिप्त प्रावस्था या डिस्पर्स्ड फेज। तो आप परीक्षिप्त प्रावस्था कह दो या डिस्पर्स्ड फेज कह दो, एक ही बात है। दूसरा जो कंपोनेंट है या दूसरी जो प्रावस्था है उसे कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। क्या कहते हैं बेटे? परिक्षेपण माध्यम
या आप कह सकते हो डिस्पर्सन मीडियम। चलो इसके बारे में भी समझ लें थोड़ी सी बात। परिक्षेपण माध्यम या डिस्पर्सन मीडियम, अब आपके समझ में आ गया होगा पहले से ही बहुत सारे बच्चों के कि डिस्पर्सन मीडियम का क्या मतलब है। तो मैं लिखूंगा किसी कोलाइडी विलयन में जो घटक, समझ में आ रहा आपके, जो घटक अधिक मात्रा में, जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। वो है बेटे परिक्षेपण माध्यम जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा। इसका यार एक एग्जांपल देख लें जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। मान लो गोंद है और गोंद को आपने घोल दिया जल में, तो मुझे यूं बताओ गोंद कम मात्रा में नहीं होगा और जल बेटे अधिक मात्रा में नहीं होगा क्या? होगा या नहीं? तो बेटे जो कम मात्रा में होता है उसे कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। क्या कहते हैं बेटे? परिक्षिप्त प्रावस्था। और जो अधिक मात्रा में होता है उसे कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। बताओ बेटे समझ में आई क्या बात? आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। लियो बेटे स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, एनसीईआरटी की हमारी किताब में जो एक्सरसाइज है, अभ्यास है, उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। 27वें क्वेश्चन में कहा गया है कि कोलाइड एक पदार्थ नहीं, पदार्थ की एक अवस्था है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। तो बेटे यह बात मैंने आपको शुरू में ही समझा दी थी कि कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है अपितु पदार्थ की एक अवस्था है। जैसे नमक को आप पानी में घोल दोगे तो वो बन जाएगा क्रिस्टलाब, और नमक को आप घोल दोगे बेंजीन में तो वहां उसका व्यवहार होगा कोलाइडी विलयन की तरह या कोलाइड की तरह। ठीक है बेटे, तो है तो नमक ही, कभी तो वो क्रिस्टलाब है, कभी तो वो कोलाइड है। इसके बारे में हमें लिखना है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर कुछ और बात बता रहा हूं आपको। स्क्रीनशॉट लो बेटे जल्दी से, हमारे देश के प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज की पढ़ाई बेटे आपके समझ में आई होगी कि हमने क्या क्या टॉपिक आज डिस्कस किए हैं। हमारा मेन अटेंशन था कि कोलाइड क्या है और कोलाइडी विलयन क्या है, और कोलाइडी विलयन में कौन कौन से गुण होते हैं, कहाँ से इस चीज की शुरुआत हुई और कहाँ खत्म हुई ये चीज। इसके बारे में बेटे हमें फर्दर भी बहुत ज्यादा डिस्कशन करना है। ठीक है बेटे, मैं बार बार आपको एक बात कहता हूँ बेटे कि आपको प्ले लिस्ट से ही पढ़ाई करनी चाहिए। किसी भी यूनिट में जाओ और प्ले लिस्ट में जाके उस यूनिट को शुरू से पढ़ो और सारे वीडियो प्ले करो और उन्हें बेटे नोट्स उनके बनाते रहो, जिससे नोट्स से आपका रिवीजन हो जाए फास्ट। ये नोट्स बेटे आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में भी और कंपटीशन में भी और ग्रेजुएशन में भी, और यदि आप एमएससी करोगे केमिस्ट्री से तो वहां भी बेटे काम आने वाले हैं। ठीक है बेटे, और बेटे एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो आपके भविष्य को और आपके जीवन को बहुत अच्छा बना देगा। सबसे आसान रास्ता है पढ़ाई, जीवन को, लाइफ को, भविष्य को उज्जवल करने का। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।